अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, क़ौमी असैम्बली में अॼु अहम बिल पेश थिया आहिनि। 4 अहम तरीन बिल आहिनि। जजिस जी दोहरी शहरियत जे मुतालिक़, रिज़र्व सीट्स जे मुतालिक़ ऐं सुप्रीम कोर्ट में जजिस जी तइदाद वधाइण जे हवाले सां भी बिल शामिल आहे। इन खां अलावा सरदार अख्तर मेंगल अॼु इस्तीफ़ा ॾिनी आहे क़ौमी असैम्बली जी रुकनियत तां ऐं हिन सिस्टम खां मायूसीअ जो डिसअपॉइंटमेंट जो जेको आहे इज़हार कयो आहे। मीडिया टॉक भी कई आहे, इन मामले ते भी ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा कुछ ॾींहंनि खां PTI ऐं हुकूमत जे विच में मुज़ाकरात जी गूंज भी सुनाई ॿुधण में अचे पई, पर उन में कॾहिं कोई हा थो करे, को न थो करे। इन मामले ते भी ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि ऐं सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, मोहतरम सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं मोहतरम काशिफ रफ़ीक साहब। ॿिन्ही मेहमाननि के वेलकम कयूं था। सिद्दीक़ साहब, असम्बली से बिल्लों से बात शुरू करते हैं, फिर अख्तर मेंगल पे भी आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बिल हैं। कल सेनेट में एक पेश हुआ और आज फिर कौमी असम्बली में जो पेश किए गए हैं, तो ये इसमें आइनी तरामीम भी शामिल है मेरा ख्याल है। तो कैसे मंजूर होगा आइनी तरामीम जब उनके पास 2/3 नहीं है? वज़ीर कानून खुद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर। बिल कौन कौन से है पहले ये तो पता है? एक तो जो इम्पोर्टेंट बिल्स आज तो थे उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो तो नूर आलम के थे, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, तो वो एज ए प्राइवेट मेंबर्स डे बिल ही जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन उसमें एक खुशगवार हैरत ये है कि नूर आलम इस वक्त तो ज़ाहिर JUI फेस से ताल्लुक़ है, अपोजिशन में है, लेकिन हुकूमत ने इन बिल्स की मुखालफत नहीं की। जब मुखालफत नहीं की तो ये चले गए स्टैंडिंग कमेटीज़ को। इसमें जो एक बिल है वो तौहीन अदालत का, उसने कहा जी कानून ख़त्म कर दिया जाए। नूर आलम ने, ठीक है जी, वो कानून ख़त्म करने का वो बिल है। उसने कहा जी ये तौहीन अदालत लगा देते हैं, और माजी में 2-3 प्राइम मिनिस्टर सिर्फ तौहीन अदालत के नाम के ऊपर ही फारग हो गए, और सिर्फ हमारे यहाँ ही है, बाकी पूरी दुनिया में नहीं है। इसको गवर्नमेंट ने एग्री किया, उन्होंने कहा जी ये ठीक बात है, हम इसको कर लेते हैं। दूसरा था साईं 184, आर्टिकल 184 जो अज़ख़त नोटिस लेने से मुतल्लिक़, ये है आइनी तरमीम का बिल, क्योंकि आइन के आर्टिकल्स हैं। उसमें उसने ये कहा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये आज खुद नोटिस ना लें। आज खुद नोटिस के लिए 9 रुकनी जो जजेस हैं, 9 अरकान पर मुश्तमिल जो जजेस की कमेटी हो, वो आज खुद नोटिस का फ़ैसला करे, क्योंकि आज खुद नोटिस ये ले लेते हैं। और उसके बाद जो बात उसकी ठीक है, उसने रुकता ठीक उठाया। उसने कहा जब एक सुपीरियर कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है तो नीचे जो मतहत कोर्ट्स होती हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरा उसने कहा कि ये जो अपील का राइट है, आज खुद नोटिस में जो फैसला आता है उसमें अपील का राइट भी होना चाहिए। तो उसमें फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट पास किया था, आपको याद होगा, उसमें अपील का हक दिया गया है। तो ये उसने इस वजह से उसने कहा कि हम इसको कमेटी में भेज दें, कि हो सकता है कि इसके लिए हम आइन में तरमीम ना करें, इसको हम कानून की शक्ल में ले आएँ। ये आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तो वो भी कमेटी को चला गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था जनाब जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो उनका भी उसने कहा जी सेनेट में 2 नशिस्तें हों, कौमी असम्बली में 2 हों, और 4 सूबाई असम्बलियों में 1-1 नशिस्त हो। इस पे आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो अरकान पार्लियामेंट दोहरी शहरियत नहीं रख सकते ना, तो उसने कहा जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होंगे, अगर वो किसी दूसरे मुल्क का शहरी हुआ तो वो कैसे मेंबर बनेगा। ये भी इस वजह से उन्होंने कहा जी ये भी जो है ना वो निकालेंगे हम कमेटी में जाके, वहाँ पे डिस्कशन होती है। ये हो गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बिल था कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल, फौजी अफसरान, इनकी दोहरी शहरियत ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पहले वाला ये भी आइनी तरमीम का बिल था, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला ना, इसके लिए भी आइन के आर्टिकल तब्दील करने पड़ेंगे। तो फिर ये आ गया जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल, उन्होंने कहा कि इनकी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, अगर अरकान पार्लियामेंट की नहीं है तो इनकी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इसको भी कमेटी को भेज दें। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये जो 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट बिल था वो था दानियाल चौधरी का। आपको पता है कल सेनेट में आया, हाँ, अब्दुल कादिर खान ने पेश किया, तादाद बढ़ाने वाला। उसने कहा जी 21 करो, ये साहब कहते हैं 23 करो, बशमूल चीफ जस्टिस। हाँ, इसने कहा 23 करो। और 21 कौन कह रहा है? 21 का कादिर खान, अब्दुल कादिर खान, कल जिसने पेश किया, हाँ, वो आज़ाद सेनेटर है सेनेट में। हाँ, सेनेट में, उसने 21 का कहा। ओके, ये 23 कह रहे हैं। ओके। लेकिन ये भी अच्छा, उनका बिल अलग है क्या? ये उनका अलग है।
उनका अलग। अब गवर्नमेंट वो अच्छा वो भी चला गया कमेटी को और ये भी चला गया कमेटी को। ये अच्छा ये पेश हो गया लेकिन कमेटी को नहीं गया इस वजह से कि वो बैरिस्टर गौर ने एक नुक्ता उठाया। उसने कहा कि ये चूँकि कानून में तरमीम का बिल है, जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, जब जजेस की तादाद बढ़ाएंगे तो फेडरल कंसोलिडेटेड जो फ़ंड है उससे पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज अखराजात कर रहे। उसने आइन का आर्टिकल मेरा ख्याल है 174 पढ़ा, तो उसके मुताबिक और फिर उसने इंडिया की मिसालें दी। तो फिर आज़म नज़ीर तारा ने कहा जी ठीक है पेश हो गया, इसको कमेटी को भेजने का फ़ैसला जो है ना वो आप मौखर कर दें। तो उस वजह से फिर वो अब वो मौखर जो है वो हो गया। बाकी जो थे वो तो ये अब्दुल कादिर का बिल आज कौमी असेंबली में पेश हुआ ना, अब्दुल कादिर का नहीं हुआ। अब्दुल कादिर का तो कल सेनेट में हुआ, वो तो सेनेट में हुआ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कौमी असेंबली में भी तो आएगा ना कोई तो लाएगा ना। कौमी असेंबली में आ गया, दानियाल चौधरी ले आया, बिल वही है ना। तो वो तादाद बिल वो अच्छा वो इसकी वो दे रहा है केसेस की तादाद 53,000, ये 57,000, और वो ये साथ ये भी कह रहा है जी ये फैसला 21 करना चाह रहा है, तादाद ये 23 करना चाह रहा है। बीच आपको पता है ये दोनों गवर्नमेंट की मर्जी से बिल आए हैं, सीधी सी बात है। तो ये बीच में से रास्ता निकालेंगे। मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना ये तादाद 20 हो जाएगी जो मुझे नज़र आ रहा है, टोटल 20 कर देंगे। ठीक है, अगर ये ज़ाहिर अपोजिशन को इसके ऊपर इत्मीनान में लेना पड़ेगा, सादा अक्सरियत इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर तो कोई 2/3 वाला मामला नहीं है। ये तो इमरान की जो तादाद मौजूद होगी उसकी सादा अक्सरियत 100 मौजूद हैं तो 51 दे दें। हाँ 51 दे दें, तो वो उस वजह से। लेकिन अब ये क्लब कर लेंगे सही, या उधर का जो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी वो कहेंगे ठीक है जी ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर जॉइंट सेशन में ले। काशिफ भाई आप भी पार्लियामेंट को पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं, कवर भी करते रहते हैं, इनके पास 2/3 नहीं है, किस तरह ये आईनी तरामीम लाएंगे? कोई मुश्किलात तो हैं हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, आप इतना सादा सा सवाल कर रहे हैं, इतने सादा आप हैं नहीं। मैं हूँ ही सादा आदमी। हजूर इनके पास नंबर नहीं थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो इमरान खान को एतमाद का वोट मिला। वो बाद में कहानी अनफोल्ड हुई ना कि किसने कैसे फ़ोन किया, किसने सर्विलेंस लगाई, जिन्होंने वोट देने से इनकार किया उनको किसके जगह पे किस कंटेनर में बंद रखा, फिर लाया गया, फिर एतमाद का वोट दिलवाया गया। देखिए जिस वक़्त सिस्टम ने आइनी तरमीम करवानी होगी ना तो फिर नंबर गेम का इशू नहीं होगा, एक बात तो ये क्लियर करें। दूसरी बात ये है कि देखें अभी तक तहरीक इंसाफ के पलड़े में 41 लोग आए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफाई किया गया। बाकी जो नंबर हैं वो भी ओपन है, उनका भी फैसला नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से, उसकी रिव्यू जो है वो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा गया है 39 का। तो उनका स्टेटस क्या है? वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हैं, वो आज़ाद हैं, उनका कोई सर पाँव है नहीं है, उनके ऊपर किस पार्लिमानी लीडर का डिसिप्लिन इन्फोर्स होता है ये भी इंश्योर नहीं है। और अगर उनके ऊपर डिसिप्लिन नहीं इन्फोर्स होता बैरिस्टर गौहर साहब का, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आज़ाद है, जैसे मर्जी अपनी राय का इजहार करें। अगर उनके ऊपर बैरिस्टर गौहर का यानी कि तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन इन्फोर्स होगा तो उसके बाद ही वो नाअहली की तरफ जाएंगे कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की या पार्लिमानी लीडर की जो रिकमेंडेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं किया। तो आइनी तरमीम का मामला तो ये हो गया। दूसरा मामला ये देखिए, हुकूमत जो है ना इस टाइम मल्टीपल महाजिज में फंसी हुई है। हुकूमत देख ये रही है कि अगर काजी फायज़ साहब को एक्सटेंशन देने महाल हुई है और 39 लोगों की हैसियत को आज़ाद बरकरार रखना मकसूद है, तो ये जजेस की तादाद में इजाफा उसका एक शाखसाना है। जब जजेस की तादाद में इजाफा होगा जो कि सादा अक्सरियत से होना, उसके लिए आइनी तरमीम रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक बिल सेनेट में आ गया, 2 दिन के लिए कायमा कमेटी को चला गया, 2 दिन बाद कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, एक बिल कौमी असम्बली में आ गया, कौमी असम्बली का बिल कमेटी को मौखर हो गया, पेश हो गया, मौखर हो गया। मान लीजिए सेनेट बिल पास कर देती है और सेनेट का बिल रेफर हो जाता है कौमी असम्बली को, तो वही जो अब्दुल कादिर साहब है उनका बिल कैरी हो जाता है, तो जजेस की तादाद में इजाफा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब जजेस की तादाद में इजाफा होगा तो 8-5 का फैसला आया था जी, तो जजेस की तादाद में इजाफा होगा तो चीज़ें लेवलाइज हो जाएंगी, तो 8 वाले अक़लियत में आ जाएंगे। ठीक, अच्छा एक तो ये मामला है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है हुकूमत को लगता हो, सिस्टम को लगता हो कि मंसूर शाह साहब बड़ा खुल के खेल रहे हैं,
चीज़ें कर रहे हैं। गो कि मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे जो जजेस हैं वो मंसूर शाह साहब के साथ हैं या सारे के सारे, ये 2-3 वहाँ पे एक ग्रुपिंग है और 2 ग्रुप ने मिल के जो सा ना ये इस फैसले को किया, 8-5 वाले फैसले को। सो सवाल ये है कि अगर आप उन लोगों को दोबारा राइट दे रहे हैं कि वो अपनी दोबारा एफिलिएशन बॉन्ड जमा करवा दें, तो फिर आप आइन के उस आर्टिकल का क्या करेंगे जिस जो कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने एफिलिएशन देनी है। फिर आपके ऊपर दोबारा वो कदगन आएगी, फिर आप फ्लोर क्रॉसिंग में या बदयांती में आ जाएंगे तो फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा। सो ये एक स्मूथ गोइंग चीज़ नहीं है। ये एक हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब कहीं ना कहीं इस मामले में एक पेज पे हैं। देखें, अगर ये मामला इस तरीके से ही होता है कि 41 चले गए 39 रह गए, तो उन 39 की बुनियाद के ऊपर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी डिसीजन होना है। उनके अलावा सेनेट के भी KPK के इलेक्शन होना बाकी हैं और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का मामला होना बाकी है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें समझ तहरीक इंसाफ को नहीं आ रही कि उन्होंने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। तहरीक इंसाफ कोशिश करिए कि अचकज़ई साहब को, फजल रहमान साहब को साथ मिला के इतना हम प्रेशर बना लें कि तहरीक इंसाफ की सिस्टम के साथ डील हो जाए। फजल रहमान साहब कहते हैं जी पहले धोखा मिला PDM से, अब मेरे साथ इमरान खान धोखा कर जाए, मैं किधर जाऊंगा। तो अगर आपने भी सिस्टम से डील उठानी है तो फिर फजल रहमान साहब खुद क्यों ना डील उठा लें। सर ये बताएं सिद्दीक साहब, ये जो नूर आलम खान वाला बिल है ये तो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहा है, हुकूमत की दिल की बात है। उसके 4-5 बिल तो वो जो नूर आलम खान का कौन सा बताया था, तोहीन अदालत वाला या खुद नोटिस वाला? तौहीन अदालत जो नोटिस वाला, दोनों चीज़ें ये तो हुकूमत की दिल की तर्जुमानी कर रहा है। तो कहीं हुकूमत ने मुखालफत भी नहीं की, तो कहीं ये जो जरदारी साहब की मौलाना से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई उसके बाद का नतीजा तो नहीं है? नहीं, बिल उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस जमा करा दिए थे, जब 2-3 महीने से जमा कराया। पिछले जब प्राइवेट मेंबर डे था उसमें भी मतलब JUI और हुकूमत इन मामलात में भी तो ऑन बोर्ड ही है। हाँ ज़ाहिर है जी। अब देखें वो जो भी है, नूर आलम खान पार्टी डिसिप्लिन से बाहर तो नहीं जाहिर है, मौलाना की मर्जी के बगैर पार्टी तो नहीं की देगा। हाँ, मौलाना की मर्जी के बगैर तो वो जमा नहीं कराएगा। और जब गवर्नमेंट इस किस्म के बिल की सपोर्ट करती है तो आपकी दूसरी बात भी दुरुस्त है कि गवर्नमेंट भी फिर ऑन बोर्ड है। ठीक है ना जी। नूर आलम से ये काम करवाया गया और हुकूमत इसको वेलकम भी करती है, हुकूमत इसके ऊपर डेस्क भी बजाती है और चाहती भी हो जाए। और बड़ा वो आगे से जो वज़ीर कानून है वो भी बड़ा दोस्ताना जस्चर देता है कि ये बिल जो है वो वक्त की ज़रूरत है, इस पे ऊपर गौर व खौज करना चाहिए। ये जो हुकूमत जुडिशल पैकेज की बात कर रही थी पहले, रिजर्व सीट से फैसले से पहले, तो ये अलग अलग बिल जो लाए गए हैं कि भाई दोहरी शहरियत जजेस की, तौहीन अदालत का ख़त्म करें, जजेस की तादाद बढ़ाएं, और ये 4-5 बिल जो है ये वही जुडिशल पैकेज को अलग अलग करके तो नहीं पेश कराया जा रहा है। वो उसमें सिर्फ ये नहीं था, उसमें जो आपके फौजदारी मुकदमात हैं, आपके सिविल जो केसेस हैं, दीवानी जिसको हम कहते हैं, वो केसेस हैं। ठीक है। फिर अदालतों के अंदर जो इल्तवाशुदा मुकदमात हैं उनकी जो तादाद है उसको कैसे करना, जजेस की तादाद भी उसमें शामिल थी। वो तो ओवरऑल था, लेकिन उसमें ये चीज़ें बिल्कुल शामिल थी जुडिशल पैकेज में। और उसमें ये वाली चीज़ भी शामिल थी कि जजेस की हम अगर तादाद बढ़ाएँ तो उसके साथ साथ ये जो तौहीन अदालत का कानून है या खुद नोटिस का है, कुछ इन्होंने कर लिया ना आते ही, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इन्होंने कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब जो बेंच बनते हैं उसी के तहत ही बनते हैं। ठीक है। उसमें आज खुद नोटिस भी अगर लिया जाता है तो वो चीफ जस्टिस खुद नहीं लेता, 3 जजों की राय से लेता है, 3 रुकनी कमेटी लेती है। ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है जी 9 रुकनी कमेटी ले, इसने तो नया कर दिया ना। अब इसको कहा गया तो वो कहेंगे भी ऑलरेडी ये है, उसमें कानून में है। तो ये जो सारा एक जुडिशल पैकेज लाने का मकसद इनका यही था कि जो एक अदालती इस्लाहात पूरे के पूरे जो है वो नाफज की जाए। अच्छा, जो भी हुकूमत आती है ना इस किस्म का एक पंडोरा बक्स लाजमी खोलती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लें जो कि जिनके लिए आप ये कर रहे हैं। वरना तो आपको याद होगा, आप हमारे साथ कवर करते रहे हैं, जब 18वीं तरमीम आई
जजेस अपॉइंटमेंट वाला 2011 मामला आया में। 2011 में, तो इफ्तिखार चौधरी ने, आपको याद होगा, वापस भेज दी। उसने कहा करो 19वीं करो और करो 19वीं। हाँ। हमें करनी मुझे पड़ी, इख्तियारात दो। हाँ मुझे इख्तियारात दो। कमीशन को। उसके बाद जुडिशल कमीशन को इख्तियारात दिए गए। कहाँ 2011, और आज उस- 13 साल हो गए, 13 उस, साल। और उस वक्त मेरा और गालिबन नैयर नतीजा बुखारी भुगत रहे साहब, हैं। नैयर जी, जी। बुखारी साहब चेयरमैन थे और उसको रबड़ स्टैम्प पार्लिमानी कमेटी हाँ, बना दिया आज गया तक था। है, आज तक है। 13 साल हो गए। यानी कि आप पार्लियामेंट की बेबसी का अंदाजा इस बात से बिल्कुल। लगा लें कि 13 सालों में, अच्छा फरूक नाइक की सरबराही में कमेटी बनी, राजा जफरुल हक की सरबराही में चौधरी कमेटी शुजात बनी, की सरबराही चौधरी में। शुजात की सरबराही में कमेटी बनी, वो उन्होंने होने नहीं दिया। मेरा ख्याल है वसीम सजाद भी शायद बना था। नहीं, वसीम चौधरी सजाद शुजात का नहीं, तो 19वीं तरमीम के टाइम पे उस 19वीं तरमीम को इफ्तिखार चौधरी साहब तो थे ही थे, सियासी तौर पे किसने सपोर्ट किया? कौन सी सबने मिलके की, सबने मिलके की। सर मैं आपको वो 27 रुकनी कमेटी जो हाँ, किसी हाँ, ने उसी किया ने ना, किया। की, उन्होंने डटा दिया। लेकिन पीछे वो इंटेंशन 18वीं तरमीम वाली जो 27 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी रजा रब्बानी की सरबराही हाँ जी, में, बिल्कुल। उसी ने ही 19वीं तरमीम भी की थी। सर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वक़्त 18वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किसने की, मामलात किसने किए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, नून लीग 18वीं तरमीम के भी साइन शुदा थी और 19वीं तरमीम के भी ऊपर शदुमत से जोर लगा रही थी। ये बात कहनी चाहिए, हकीकत को दुरुस्त करना चाहिए माजी को, कि नून लीग ने सपोर्ट किया। ये काला कोट पहन के गए सुप्रीम कोर्ट में, कौन गया सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के? नवाज शरीफ साहब नवाज गए शरीफ गए थे। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको पनामा में फारग कर दिया। ऐसा ही है। मसला ये है हजूर कि आपने खुद जब अपनी ज़ात, अपनी थॉट, अपनी सोच के लिए जब आप कानून साजी करते हैं तो फिर याद रखें कि वो कानून साजी आपके आगे आड़े आती है। अभी ये बताएं काशिफ भाई कि ये जो कानून मंजूर हो रहे हैं, आइनी तरमीम फ़र्ज़ करें मंजूर हो जाएगी, जजेस की तादाद बढ़ाने का, ये सारा कुछ, ये इन पर ये ज़ाहिर है मंजूर होंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, अमल दरामद होगा। ये तो अमल दरामद होते होते, प्रोसेस होते होते काजी साहब हो जाएंगे रिटायर, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे तो सही कौन से जजेस लगाएंगे? सर देखिए मैं आपको बताऊं, जजेस लगाने का मामला जो है ना, जो इजाफा करा रहे हैं हुकूमत को, तो कोई फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को तो नहीं होगा। नहीं देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जजेस लगाने का एक सेट पैटर्न सही है। है, इस पे खुल के बात कर सकते हैं। ये तो इन अदालत में नहीं, नहीं मैं आता। काशिफ साहब बात कर लें, फिर मैं बात कर। जुडिशल कमीशन ने है, जुडिशल कमीशन में एक नंबर गेम सेट होता है, उसमें चीज़ें सेट होती हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अदलिया जो है वो क्यों सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन देती है। सवाल ये, डिबेट इस पे होनी चाहिए। डिबेट इस पे होनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लगाते हैं और उन जजेस को पता है कि हमने यहाँ से चैम्बर से उठ के हम जजेस लग गए हैं और हमने या तो यहीं से रिटायर होना है या यहाँ से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना है। और अगर उनको हटाने है तो उसका एक प्रोसेस ये है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस डालें। सही। पंजाब में जितने हाई कोर्ट के जजेस साहबान हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, वो मूव करते हैं मुख्तलिफ बेंचेस में। सही सही इस्लामाबाद के जजेस को क्यों बेंचेस में मूव नहीं किया जाता? सही सही। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ओके। अब अभी लेकिन एक सवाल आपसे ब्रेक से पहले करना है। अख्तर मेंगल का इस्तीफा, जी जी, वजूहात क्या बनी? इतने डिसअपॉइंट हो गए? नहीं देखें, बलूचिस्तान के जो हालात हैं ना वो आपके सामने हैं। हाँ। उनकी जो वो कहना चाहते हैं वो समझते हैं कि मैं कह नहीं पा रहा। आज वो बोलना चाह रहे थे ना, तो कोरम पॉइंट आउट कर दिया। कोरम किसने पॉइंट आउट किया? वो मजलिस वालिद मुस्लिमीन का। तो वो उनके लोगों ने कोरम पॉइंट आउट किया। मतलब ये था कि उसको बात नहीं करने देनी। तो वो दूसरी बात इसमें एक और भी आ गई। उसने कहा जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लापता अफराद का इशू है, फिर उसकी अपनी पार्टी का दबाव। ठीक है, उसने वजूहात को बनाकर जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो दिया। अब ज़ाहिर एक उसकी सीट है, तो अब तो दोबारा शायद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नहीं मुश्किल है। अब कहाँ से क्योंकि जब असेंबली छोड़ के जा रहे हैं तो पार्लिमानी सियासत छोड़ दी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें वक्फे पे जाते हैं। नादरीन हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन। पाण जजिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पार्लियामेंट में
जेका कानून साज़ी थियण वञी पई इन जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया। स्टूडियो में असांखे असां सां मौजूदु आहिनि सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं काशिफ रफ़ीक साहब। सिद्दीक़ साहब, बात चल रही थी जजेस की और तादाद बढ़ाने की और ये कानून साज़ी, ये तो मतलब अगली हुकूमत को यानी चीफ काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद ही कोई ये इन पर हाँ, हो सकता है जी उससे भी आगे मामला चला जाए, क्योंकि अगले महीने उनकी रिटायरमेंट है 25 अक्टूबर को काजी साहब की। हाँ, अब तो कल तो इबाम ख़त्म हो गया ना। कल तो उसने कह दिया वज़ीर कानून ने कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्सटेंशन में, उन्होंने कह दिया ना। तो उसके बाद तो फिर काजी साहब ही हैं। और आइन का आर्टिकल मेरे ख्याल में 176 है। सदर मुमलकत ने जो भी लगाना है वो सीनियर मोस्ट ही लगाना है। सीनियर मोस्ट काजी साहब हैं, उससे हट नहीं सकते। काजी साहब नहीं, मंसूर अली। लेकिन सीनियर मोस्ट का मंसूर अली शाह का एक रिमार्क्स हैं या फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, कोई उनकी बात मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट में 3-4 भी आ सकते हैं। नहीं सही, ये आप जो है उसको गड़बड़ कर रहे हैं। ये प्रोविज़न जो है ये वाली, अभी आपने लाहौर हाई कोर्ट में देखा ना, 3 थे, 3 का पैनल गया, वो जो खातून सबसे नीचे थी वो नंबर 1 बन गई। सही है, मुनीब अख्तर साहब सीनियर मोस्ट थे जो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे, नहीं थे। जस्टिस की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ, मैंने पढ़ा ना, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान विल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट ऑफ द जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर उसको वो करेगा, अपॉइंट करेगा। अच्छा, ये सारी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, ये वाली उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना वज़ीर आज़म है, ना इसमें जुडिशल कमीशन है, ना इसमें पार्लिमानी कमीशन है। अच्छा। ये सारा प्रेसिडेंट के पास है, उसमें लिखा हुआ है। तो अच्छा, इस मामले हाई कोर्ट वाले मामले में आप कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। दूसरा भी जो काशिफ साहब ने बात की ना, ये बात ठीक इन्होंने की है, इससे एग्री करना पड़ेगा। इन्होंने जो बात कही थी ना कि जिन लोगों ने ये किया या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या इसमें रोल प्ले करती हैं, या जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है तो सियासी जमातें ये क्यों देखती हैं कि ये जज हमारे लिए अच्छा होगा, ये बुरा होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है ना जी कि आप अपनी ही मर्ज़ी का सिस्टम चाहते हैं, मर्ज़ी का इंसाफ चाहते हैं। उसी की वजह से माजरत के साथ अदलिया के अंदर जो इंसाफ की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो भी फैसला आता है हमें पता होता है जी ये फैसला आ रहा है, फैसला तकसीम होगा, फैसला मुतफिका होगा, तहरीक इंसाफ में भी इंसाफ की सूरत हाल वैसी है, ठीक है। वो बात है। ये अगर आप वाकई मेरिट के ऊपर जाएं और लगाएं जी जिसने लगाना है। अभी एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनकी डिग्री का मसला बना दिया भाई, वो बंदा सेशन जज बना होगा, एडिशनल सेशन जज बना होगा, वो जहांगीर साहब तो इतना, वो उसके बाद हाई कोर्ट का जज बना, इसी कमीशन के जरिए बना ना, और अब जाकर निकली। मैंने ये सवाल उठाया, मैं कहा भाई ये तो उस वक्त पता चलना चाहिए था ना, जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया उसमें सारा कच्चा चट्ठा आता है, वेरिफिकेशन होती है। तो ये बात है कि अगर आपको किसी का फैसला पसंद नहीं है, इसको हटा दो, इसको ले आओ, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखें, अदलिया है, इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है, उन्होंने बतौर इदारा अपने आप को मजबूत किया। पार्लियामेंट ने अपने आप को मजबूत नहीं किया, अभी भी अपना गिरेबान ये दूसरे इदारों के हाथ में क्यों देते हैं? क्योंकि ये जाकर उनके सामने खुद गिड़गिड़ाते हैं। भाई जब आपने, अच्छा, पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है या जो पार्लियामेंट ने आइन साजी की है, आइन बनाया है, उसी के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट काम करती है। के साथ पार्लियामेंट ने खुद को, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का, पार्लियामेंट का अपना किरदार नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट का भी, अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है। इस वजह से किरदार है, इस वजह से किरदार है कि ये इकट्ठे नहीं होते। तो क्या करें? अगर पीपल्स पार्टी डट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट या एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उनकी हुकूमत को धक्का दे के, हरवा के, फिर नून लीग को आगे लाते हैं, फिर पीटीआई को आगे लाते हैं। इकट्ठे हों ना, फिर इकट्ठे हों, इत्तेहाद करें, क्यों नहीं करते? करें इत्तेहाद। अच्छा, एक बात है,
गुचमुच होती रहती है। हाँ। ठीक है, ये बैठे रहते हैं, ये पीटीआई वाले भी बैठे होते हैं स्पीकर के चैम्बर में, आपस में पीपल्स खाना खुसरी कर रहे होते हैं। हाँ, सारे बैठते हैं खुसर खुसर वहाँ। कर रहे अच्छा होते भाई, हैं। वहाँ पे बैठ कर सारे रोटियां भी खा रहे हो, हाँ। आपस में जो कानून पास करना वो मिलकर कर भी लेते हो, स्टैंडिंग कमेटियों की तकसीम भी कर लेते हो, चेयरमैन भी बना लेते हो, अपोजिशन लीडर भी मर्जी से बना लेते हो, उसमें आप इकट्ठे हो सकते हैं। तो भाई इनका मुकाबला करने के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? करें ना जी। ये तो आप अपने जो है ना वो वजन अपना खुद बढ़ाएं, आप अपना वजन गिरा रहे हैं, इस वजह से वो आपके ऊपर हावी काशिफ हो रहे भाई, हैं। पार्लियामेंट की मजबूती और पार्लियामेंट का कमज़ोर होना, इसमें किसका क्या किरदार रहा है? सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए सही, मजबूती उस वक़्त होती है जिस वक़्त सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो। सदीक साहब ने कहा अदलिया ने मजबूत किया। कैसे किया कि बार का इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, जिसका जितना वोट निकलता है वो अनाउंसमेंट होती है, और कभी हमने नहीं देखा कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसने धरने लगाए हों, उसने बातें की हों, उसने खुले दिल से कहा जी मुझे इतने वोट नहीं मिले, ख़त्म। ठीक, अब ये ट्रांसपेरेंसी जो है बाकी किसी जगह पे नहीं है। जब आप मुंतखब हो के ही जिनकी मरहून मिन्नत आए हैं तो फिर उनको डिसोबे कैसे कर सकते हैं? अब आप मुझे बताइए कि जो इलेक्शन हुआ 2018 का, मां सिवाय दो शख्सियात के, ख्वाजा साद रफीक साहब और मुर्जा जवेद अब्बासी साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं, राना सनाउल्लाह भी, राना सनाउल्लाह, और हम जनाब जो जीत रहे हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं और साइड पे हो गए। ये 3 लोग थे, और बाकी जितने लोग थे उनको पता है कि हम कैसे जीत के आए हैं। आप कहते हैं कि यार ठीक है हमारा नैरेटिव नहीं बिक सका, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, दयानतदारी की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का बंदा जीता या JUI का जीता या ANP का जीता, आए जी मैदान में आगे काम करें। सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं लगता कि रात को जीत रहा होता है, सुबह हार रहा होता है। सो जिस वक्त आपने, अच्छा फिर दूसरा अलमिया क्या है, आप इन जमहूरी पहलवानों से तवक्को करें कि ये अपने आप को मजबूत करेंगे। ये अपने अदवार में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाते। इस्लामाबाद कैपिटल है, एक बल्दियाती इंतखाब हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पे। जब बल्दियाती इंतखाबात के लिए अदलिया दबाव देती है, ये कहते हैं भाग के जाते हैं, जनाब एक नया बिल ले आते हैं। अब हम 100 से 125 यूसी कर रहे हैं, अब 125 से 132 कर रहे हैं, 132 से 150 कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि अवाम हमारे साथ नहीं है और बल्दियाती इलेक्शन हम हार जाएंगे। जब आपने अपने इदारे को, अपनी डेमोक्रेसी को ही मजबूत नहीं किया, और आपने क्या किया, अब आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी का चौथा टर्नओवर है, क्यों पीपल्स पार्टी ने इदारे मजबूत नहीं किए? क्यों बल्दियात मजबूत नहीं किया? बल्दियात में वहाँ पे मुर्जा वहाब साहब अक्सर अकलियत में है, मेयर बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा मरोड़ा खरीदा जो किया करके हमने हुकूमत लेके बैठ गए हैं। आप ये जो जमहूरियत के नाम पे नौसरबाजी कर रहे हैं ना, इससे आप तवक्को करेंगे ये पार्लियामान को मजबूत करेंगे? नहीं। अब आ जाए जजेस की तादाद के ऊपर और आईनी तरमीम के ऊपर। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि ये तय कर लिया गया कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे तो शायद वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, हमें खराब करेंगे। अब उनका रास्ता कैसे रोकना है? तो मंसूर अली शाह साहब ने भी जो इंसाफ का जो सर देखें, बात ये है कि आपने सिस्टम को सिस्टम के अंदर बैठ के लड़ना है। आपको भले अदलिया कहती रहे कि आप 19वीं तरमीम करें, आप सारे जमहूरी चैंपियन थे, 10-10 साल 8-8 साल ये सजाए 19वीं तरमीम पे सर अगर डट जाती पार्लियामेंट तो आज ये हालात ना, तो डरना चाहिए था, आज ये हालात ना होते, तो आज ये हालात ना होते। अब आप मुझे बताएं क्या हर हुआ? मर्तबा इन्होंने अच्छा, वो समझौते किए, कंप्रोमाइज। ये साकिब निसार साहब को किसने जज लगाया था? किसके दौर में लगे? साकिब निसार साहब थ्रू आउट शरीफ खानदान के केसेस लड़ते थे, चीफ जस्टिस बने तो इन्हीं के सर हो गए। हमें उस वक्त हमने ये आवाज़ उठाई, लिखा, बोला कि ये कौन सा जज है, कौन सा कानून है कि चैम्बर फोन करके कह रहा है कि पनामा की JIT में फला फला ऑफिसर होंगे। ठीक है, आपने जिस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं इसलिए कि मेरे इक़्तिदार को तूल कैसे मिले, मेरी नशिस्त को तूल कैसे मिले, मैं हर हाल में MNA कैसे बनूं, मैं हर हाल में सेनेटर कैसे बनूं। आप सोचिए कि एक बंदा आखिरी दिन तक हुकूमत में वजीर था, खुसरो बख्तियार, और फिर हुकूमत चली गई नून लीग की, फिर उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सराइकी सूबा महाज बन गया, फिर वो PTI में चला गए, फिर वो मुंतखब हो गए, फिर उसमें आ गए, अब फिर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ये बताएं कि अभी जो PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ये गूंज सुनाई दे रही है, कोई हाँ कर रहा है कोई ना कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर हाँ कर रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रही हैं अचकज़ई के ज़रिए या राना सनाला के ज़रिए, जो भी।
तो अगर ये सियासी जमातें डायलॉग करती हैं तो फिर पार्लियामेंट की मजबूती का रास्ता तो निकल आ सकता है, सर बात ये है, उम्मीद की जा सकती है। बात ये है, अगर इन्होंने मुज़ाकरात उस वक्त किए होते जिस वक्त तहरीक इंसाफ असम्बली से निकल रही थी, और आपको याद होगा कि पार्लिमान में मुज़ाकरात के लिए कोशिश की गई लेकिन इमरान खान राज़ी नहीं हुए, ठीक है। असल इशू ये है कि आज मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की मंशा में शुरू नहीं हुए हैं, ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की मंशा में शुरू नहीं हुए, नून लीग की ख्वाहिश में शुरू हुए हैं। नून लीग वाले तरदीद कर रहे हैं। सर नून लीग वाले तरदीद कैसे कर रहे हैं? खुद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में एक कमेटी बनी कि जी हम अपोजिशन की तमाम जमातों से बातचीत करनी चाहिए। अब अचकज़ई साहब कह रहे हैं बिल्कुल मेरी बात हुई है। सवाल ये है कि मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं, ये मुज़ाकरात कंक्लूड कैसे होंगे? नून लीग ने 2 साल 2.5 साल एक नैरेटिव बनाया 9 मई वाला, योम स्याह आपने दे दिया मुल्क को 9 मई का दिन, इदारों के ऊपर हमला, स्ट्रेटजिक पोजीशन पे हमला, इदारों के सरबराहों पे हमला, और उसके बाद आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो मुज़ाकरात के सिले में देंगे क्या? सेफ पैसेज देंगे ना, मुकदमात में ज़मानतें देंगे, मुकदमात में बाद में कहीं जाके बरियत देंगे। तो कह रहे हैं मैंडेट भी वापस करें। नहीं नहीं, मैंडेट छोड़े जी, पहला काम तो ये होगा ना कि आप मुझे बाहर निकालें। आपने नवाज शरीफ से जान छूट सर वो बाहर आ गया तो काम नवाज शरीफ को सेफ पैसेज कैसे दिया आपने? अदालत जुडिशरी का अमला एयरपोर्ट पे जाके उनसे बायोमेट्रिक करा के आया था ना। इसका मतलब ये है कि जिसके पास पावर है पब्लिक की, उसको आप सेफ पैसेज दे देंगे। अगर आप इनको सेफ पैसेज देंगे तो आपके उस 9 मई के योम स्याह का क्या होगा? कल कोई और जमात खड़ी हो गए, इदारों पे हमला कर दे, स्ट्रेटजिक पोजीशन पे हमला कर दे, फिर आप किधर जाएंगे? ये मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ये तय कर लीजिए, जजेस ये तय करें कि हम जो इंसाफ कर रहे हैं हमने इसका जवाब अल्लाह को देना है। सही सेफ पैसेज कैसे देंगे? 9 मई का क्या बनेगा? नहीं कोई उसका सेफ पैसेज नहीं है, वो तो इस बारे में बड़ा क्लियर कट है। वो जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले दोस्त हैं ना, कोई सेफ पैसेज नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक मुज़ाकरात की ना, मैं इसमें एक बात करूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है कैदी 804 बानी PTI, ठीक है, हुकूमत से वो बात नहीं करना चाहता। और अगर हुकूमत PTI से बात करना चाहती है तो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को बात नहीं करने दे रही, सीधी सी बात है। क्योंकि वो जो 9 मई वाला, अभी भी आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फिर वही चीज़ें, कड़ा एहतसाब, उन्होंने एक जुमला बोला है आर्मी चीफ ने कि अगर हम अपने इदारे में कड़ा एहतसाब कर सकते हैं, ये रवायात कायम कर सकते हैं, तो फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो कवानीन हैं, जो कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद हो उन लोगों के लिए जिन्होंने कानून तोड़ा। मैसेज आ गया ना जी। ये नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको बताऊं, वो उस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। काशिफ भाई, PTI काबिल भरोसा जमात है, 50 दफ़ा इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं माजी में, चाहे वो अपोजिशन में थे, चाहे हुकूमत में थे, चाहे अब अपोजिशन में हैं। मुज़ाकरात तो दर्जनों बार हुए हैं PTI के साथ। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये जब मुज़ाकरात करके कोई नेब का मामला है, नेब तरामीम का, कि वो या हुकूमत NRO मांग रही है, 2-3 मीटिंगें करके खान साहब को जा मामला तय करके आते थे, खान साहब को जाकर रिपोर्ट करते थे कि भाई ये मामला तय कि खान साहब ये किसने आप लोगों को अख्तियार दिए, ये किसने कहा था? नहीं जी नहीं, मुज़ाकरात ख़त्म। तो वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं PTI वाले कभी भी, या काबिल भरोसा? संजीदा सियासतदान ना तनकीद सुनता है, हाँ, अपने बदतरीन मुखालिफ की भी अच्छी बात पे। तो खान पार्लियामेंट नहीं आता था, कहता था कि मैं इसलिए नहीं आता, ये तनकीद करते हैं मेरे सर। मैं आपको इससे ज़्यादा, खान साहब के जो दरबारी है ना, हाँ, वो अब तक खान साहब को वज़ीर आज़म कहते हैं। हाँ, तो ये आप समझ रहे हैं ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बंदे को इतना ऊपर ले जाओ कि वो नीचे ना आए। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब फ़र्ज़ कर लें जेल से बाहर आ गए, तो ये जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, शेर अफजल मरवत की, बैरिस्टर गौर की, उमर अयूब की, अली फ्रेंचाइजीज, ये किधर जाएंगी? हाँ। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये मुज़ाकरात का शोशा क्यों छोड़ा गया? ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा गया तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की इत्तेहाद की लाइन काटने के लिए, जो कि कट चुकी है। फजल रहमान साहब कहते हैं अगर आपने ही डील उठानी है तो मैं क्यों ना डील उठा लूँ, ऐसा ही है। ठीक। अब फजल रहमान साहब
को क्या क्या ऑफर हो सकता है। गवर्नर केपी के, जो कि मैं समझता हूँ वो छोटी चीज़ है। फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान की वजारत आला दी जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा। अगर फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिस्सा बनेंगे, और बनाना नून लीग और पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, मजबूरी ये है कि फजलुर रहमान पीटीआई से दूर करना है। नहीं, फजलुर रहमान साहब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि केपीके में फजलुर रहमान साहब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पब्लिक में। तो अगर केपीके में पीटीआई को स्क्रू करना है तो फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है सिस्टम को, नंबर 1। नंबर 2, फजलुर रहमान साहब को वजारत आला बलूचिस्तान की अगर मिल जाएगी तो फजलुर रहमान साहब बलूचिस्तान में खुश, जरदारी साहब सिंध में खुश, नून लीग पंजाब में खुश, और मैदान जंग सियासी बन जाएगा केपीके। ठीक है, अब फजलुर रहमान साहब इससे नीचे पे मानेंगे ही नहीं। फजलुर रहमान साहब को ये बात बावर करा दी गई है हाईएस्ट लेवल पे, जरदारी साहब के लेवल पे, शहबाज साहब के लेवल पे, कि हजूर वो तो बेताब हैं एनआरओ लेने के लिए, जो कल तक कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, पौने 4 साल वो बेताब है एनआरओ लेने के लिए। तो मौलाना साहब उनको एनआरओ दें या आपसे हमारे से बात करते हैं, ये बेसिक फ़िलासफ़ी थी उसकी। और जहाँ तक बेतबारी की बात है, देखिए मैं बड़ी क्लियर हूँ इस मामले में, अगर इस मुल्क ने स्ट्रीमलाइन होना है तो फिर एहतसाब सबका होगा। अगर एक्स DG ISI का एहतसाब हो सकता है, फिर हमारा भी हो सकता है, सियासतदानों का भी हो सकता है, और होना चाहिए। और आखिरी बात, मैं ये समझता हूँ कि इदारों को उन तमाम लोगों की लिस्टें बाहर लानी चाहिए जो फैज़ अनेक्सिस का हिस्सा थे, वो भले मेरी बिरादरी में है, वो भले ब्यूरोक्रेसी में है, भले सियासतदान में, पता तो लगे कौन देशद्रोही था और कौन साथ था। ये तखसीस होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इदारे ये काम करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नादरीन अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो, अगले प्रोग्राम में कंहिं नए मौज़ू ऐं नए मेहमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।